Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, multicultural radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2021। आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 14 सितंबर 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। नेपाल के घटनाक्रम से सीमावर्ती क्षेत्रों में बदल रहे हालात, बढ़ाई गई सतर्कता। ज्ञान भारतम मिशन सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। भारतीय पांडुलिपियों को लेकर कही ये बात। बिहार पॉलिटिक्स उद्योग आधारित होगी एनडीए की अगली सरकार, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा। बिहार इलेक्शन, अब चलेगा चुनाव आयोग का डंडा। 15 राजनीतिक पार्टियों पर संकट के बादल। देखिए पूरी लिस्ट। एशिया कप 2025 भारत पाक मैच से बीसीसीआई का अदृश्य बायकॉट नहीं दिख रहे भारतीय बोर्ड के अधिकारी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। पड़ोसी देश नेपाल में जेएनजी आंदोलन के बाद स्थितियां निरंतर बदल रही हैं। शुक्रवार को नेपाल में इमरजेंसी लगा दी गई। इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में अशांत सीमांत भारतीय क्षेत्र में स्थिति सामान्य नजर आ रही है। नेपाली क्षेत्र में हालत सुधार देख लोगों ने घर से निकलकर आवश्यक वस्तुओं खरीदी। इस बीच स्थानीय पुलिस के साथ एसएसबी लगातार सीमा पर सतर्कता बरत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ पांडुलिपियों को संरक्षित करने का एक अभियान नहीं, बल्कि यह भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष भी है, जिसके जरिए न सिर्फ देश की नई पीढ़ी बल्कि पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान की चमक को देखेगी। उन्होंने इस दौरान देश को प्राचीन धरोहरों की तरह दुनिया भर में बिखरी पांडुलिपियों को भी वापस लाने का ऐलान किया और कहा इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मंगोलिया, रूस, जापान जैसे देश इस पहल में मदद कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की अगली सरकार उद्योग आधारित होगी। राज्य में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी ताकि बिहार के प्रवासन को रोका जा सके। ये बातें शुक्रवार को मुजफ्फरपुर विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता महासम्मेलन में वक्ताओं ने कही। बिहार में पिछले 6 वर्षों से राजनीतिक गतिविधियों के नाम सिर्फ फाइलों में गतिविधियां दिखाने वाले दलों के विरुद्ध चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने ऐसे दलों की हेराफेरी को चिन्हित करके नोटिस जारी कर उत्तर मांगा था। समय सीमा बीत जाने पर अब पंजीकरण रद्द करने की तैयारी है। हवाई दलों के विरुद्ध कई गंभीर आरोप हैं। इन दलों पर पिछले 6 साल से एक भी चुनाव नहीं लड़ने को लेकर शिकंजा कसा गया है। चुनाव मैदान से लापता रहने वाली पार्टी को नोटिस भेजकर सुनवाई की जा चुकी है। एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर इस बार माहौल कुछ अलग है। जहां पहले इस हाई वोल्टेज भिड़ंत को लेकर दर्शकों और बीसीसीआई और उसके राज्य संघों के पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता था, वह अब स्थिति बदली हुई नजर आ रही है।
इस मैच को लेकर भारत में चल रही बायकॉट मुहिम के कारण बीसीसीआई के अधिकतर पदाधिकारियों ने इस मैच से दूरी बना ली है। इसे बीसीसीआई का अदृश्य बायकॉट भी माना जा रहा है। एशिया कप का मेजबान बीसीसीआई है और भारत पाकिस्तान मैच में केवल एक दिन शेष है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 92,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 88 रुपए 28 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 58 रुपए 71 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 एफएम 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल हिंदी दिवस मना रहे हैं हम लोग दर्पण रेडियो स्टूडियो में, और बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे और वो हिंदी दिवस पे अपना प्रस्तुति करेंगे। तो आज के गेस्ट हैं गुंजन त्रिपाठी और डॉक्टर पुष्पा जोशी, डॉक्टर भावना कुंवर और डॉक्टर प्रगीत कुंवर। और आज हम लोग एक पहेली भी करेंगे बंगाल फाइल मूवी के लिए टिकट्स के लिए। तो उसके लिए टिकट के लिए आपको जो है हमारी पहेली में भाग लेना होगा। और आज की जो पहेली है वो है हिंदी की भाषा की पितामह कौन है? पितामह, अच्छा। तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन होपफुली आपको पता होगा। और इसमें भाग लेने के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं दर्पण रेडियो फोरम के लिए, तो आप उसमें अपना उत्तर दे सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं हैं तो फिर आप जो है हमारे फ़ोन नंबर 0468467196 पर अपना उत्तर दे सकते हैं। तो फिर हम जो है 11 बजे के आसपास बताएंगे कि कौन जीता लॉटरी के बेसिस पे। और इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, ऋचा जी से आज का विचार। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की बात हो और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात ना हो, तो आज का विचार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य में भाषा, भाव और शैली को नवीनता व मौलिकता प्रदान कर भारतेंदु जी ने हिंदी के सर्वांगीण विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया है। अपनी सशक्त लेखनी से उन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़े राष्ट्र को जागृति और स्वाभिमान का संदेश दिया। उनकी साहित्य साधना और राष्ट्र प्रेम सदैव पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और उन्होंने ही कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। अर्थात बिन निज भाषा ज्ञान के, सॉरी अभी 2 लाइनें इसमें और जुड़ी हुई हैं, तो पहले मैं कविता पढ़ देती हूँ और उसके बाद इसका अर्थ बताती हूँ। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है जबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोई। तो इसके पहले इसका अर्थ बताऊं, मैं अपने सभी गेस्ट का, अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगी और चाहूँगी वही इनके अर्थ को बताएं। तो आज हमारे पास स्टूडियो में सुश्री गुंजन त्रिपाठी जी मौजूद हैं और डॉक्टर भावना कुंवर जी है, प्रगीत कुंवर जी हैं और हमारे पास डॉक्टर पुष्पा जोशी जी हैं जो भारत से अभी पधारी हैं। तो आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है दर्पण स्टूडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों ना पुष्पा जी आपसे जो दोहे मैंने पढ़े हैं उनका अर्थ श्रोताओं को बता दें पहले। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और इस उपलक्ष्य में आज हम बैठे हैं 14 सितंबर 1949 को ये भारत सरकार ने घोषित किया था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा जी। और हरिश्चंद्र की बात जहाँ आप करते हैं, भारतेंदु जी की जहाँ बात करते हैं, तो वो तो हमारे जनक है जी। हिंदी के जनक है जी। भाषा तो हम सब बोलते हैं, बोली हम सब बोलते हैं जी। लेकिन भाषा को साहित्य का रूप दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो दोहे लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अपनी भाषा है, जो हमारी भाषा है, उसमें हम सभी भावनाओं को, अपने भीतर की जो भावनाएं उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि अंग्रेजी पढ़ना भी आवश्यक है क्योंकि वो हमारे अर्थ को सुदृढ़ करता है जी। है ना। आर्थिक स्थिति के लिए हमें, उसकी सुदृढ़ता के लिए हमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है जी। लेकिन जो बात हम अपनी, जो भावनाएं हम अपनी भाषा हिंदी में लोगों तक पहुंचा सकते हैं जी। वो किसी अन्य भाषा में नहीं पहुंचा सकते हैं। ये उनके मुख्य दोहे हैं जो आपने पढ़े हैं जी। और इसका मूल मंत्र यही है कि हम, भाषाओं का ज्ञान तो हमें होना चाहिए सभी का, लेकिन जो हमारी अपनी भाषा है उसके लिए हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए और उस भाषा के माध्यम से हम लोगों के भीतर तक, उनके अंतर मन तक पहुंच सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। तो ये था आज का विचार। तो श्रोताओं अब भजन की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। मधुरं हसितं
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हिंदी के बड़े बड़े ज्ञानी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हम हर विषय पे चर्चा करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी पे गंभीरता से चर्चा नहीं करते हैं। तो श्रोताओं, आज वो दिन आ गया है और समय भी आ गया है कि आपको उन लोगों से मिलाऊं जो हिंदी के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं और उनका योगदान जो है वो हमारे समाज, हिंदी समाज के लिए बहुत ही जो है महत्व रखता है। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलाती हूँ हमारे अतिथियों से और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं डॉक्टर पुष्पा जोशी से, जो कि भारत से अभी अभी पधारी हैं। और पुष्पा जी, आपका नमस्कार और स्वागत है दर्पण स्टूडियो में। नमस्कार। तो पहले तो ये बताइए कि बाली और मलेशिया की आप यात्रा करके आए हैं, उसके बारे में चर्चा कीजिए और अपने बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। पहले आप आ चुकी हो दर्पण स्टूडियो में, लेकिन फिर से अपने आप को मिलाइए। अपने आप को मिलाना, अपने आप से मिलाना, लोगों से मिलाना बहुत बड़ी बात है जी। और सबसे पहले तो मैं हिंदी से आपको मिलवाना चाहूंगी एक कविता के रूप में जी। क्योंकि हिंदी दिवस है। तो हिंदी मेरे माथे की बिंदी, वाह। हिंदी मेरे माथे की बिंदी, हिंदी मेरे गले का हार, हिंदी मेरे रग रग में, हिंदी से मेरा श्रृंगार। वाह। हिंदी से मेरा श्रृंगार, हिंदी को न करो अब विवश, हिंदी को न करो अब विवश, नहीं चाहिए केवल एक दिवस। वाह। नहीं चाहिए केवल एक दिवस, 365 दिन हिंदी के जी। 365 दिन हिंदी के, नहीं दिवस एक ही दरकार, हिंदी से मेरा श्रृंगार, हिंदी मेरे माथे की बिंदी, हिंदी मेरे गले का हार। वाह वाह, क्या बात की। तो और आपने बिल्कुल हिंदी बिंदी के लगा प्रति रखी मैं- है हिंदी की। हिंदी के लिए मैं पूर्णतः समर्पित हूँ जी। और हिंदी के लिए ही मैं विश्व में भ्रमण करती हूँ। जी। और सबसे पहले मैं रूस गई, उसके बाद मैं ग्रीस गई, वियतनाम गई, भूटान गई, नेपाल गई, श्रीलंका गई और अब मैं इस समय बाली और मलेशिया होकर आई हूँ। बाली और मलेशिया में तो हमने हिंदी साहित्य को देखा कि वहाँ पर कितना उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अच्छा, और मलेशिया में। अच्छा मलेशिया में हम 2 दिन रुके जी। और बाली में हम 5 दिन रुके और 23 तारीख को हम चले थे भारत से, और भारत से चलने के बाद 27 को हमारा कार्यक्रम था जी। तो बाली किस में। तरह का कार्यक्रम था वहाँ पे? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम आते हैं और जी। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ के लोगों से मिलकर कैसा लगता है, वहाँ के लोग कितना वहाँ पर सम्मिलित होते हैं उन प्रोग्रामों में, जी। ये भी हम देखते हैं। जी। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल उद्बुद्ध होकर वहाँ बाली के लोगों ने सबसे पहले तो माला पहनाकर स्टेशन पे ही अरे वाह, हमारा, अच्छा। एयरपोर्ट से जैसे ही उतरे माला पहनाई उन्होंने और पूरा 51 लोग थे हम, सबको उन्होंने माला पहनाई और जी। बड़े प्रेम से नमस्ते किया उन्होंने। अच्छा। और मैंने देखा कि बाली में हर जगह जैसे हमारे 80% लोग बाली में हिंदू रहते जी। हैं, जी। तो जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसी तरह बाली में वो क्या करते हैं, एक उसका होता है एक पूड़ा जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, जी, जिसके वो बनते हैं, हम खाना देते हैं जिनमें पुड़िया हाँ, जैसे बना पुड़िया दिया। जैसी। तो जी। उसमें क्या करते हैं, वो पूजा की चीजें रखते हैं जी। हर काम को शुरू करने से पहले। होटल के आगे भी आपको रखा मिलेगा, उसमें पूजा पाठ की चीजें होंगी, चावल होंगे, सिंदूर होगा, मिठाई होगी, एक थोड़ा सा रुपया होगा उसमें, वो सब चीज उनके होटल के आगे भी रखी होती है। अच्छा। किसी भी संस्थान में आप जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा वो। अच्छा। बाहर रखा हुआ। और उसका उपयोग या- किया जा सकता है। जी। मतलब वो पूजा पाठ है उनकी, अच्छा। जैसे हम भी पूजा करते हैं, ओह, वो अच्छा लगा। उसके अलावा फिर बाली में जब हमने प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया, तो उसमें भी वहाँ के लोग सम्मिलित हुए
और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो बहुत प्रेमिल है वहाँ के लोग, और हिंदी को और हिंदुस्तान को बहुत महत्व देते हैं जी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। और मैंने देखा है कि विदेशों में भी हमारे हिंदी की कोई कमी नहीं है बोलने वालों की। तीसरे नंबर पर है हमारी भाषा, पूरे अच्छा। विश्व में तीसरे नंबर पर हम आते हैं हिंदुस्तानी। जी। हमारी भाषा हिंदी जो है तीसरे नंबर पर आती है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात मैंने तो ये देखा, मैं तो जितने भी देश गई हूँ हिंदी का सब जगह मैंने सम्मान देखा है। जी, सब लोग सम्मान करते हैं जी। हिंदी का, कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान से लोग आए तो इनको नमस्ते किया जाए, अच्छा, बड़ी बात इनकी है। भाषा में इनसे बात की जाए। तो हमारे लिए गर्व की बात है वो कि वो हमारी भाषा बोलने का प्रयास करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमसे मिलकर वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वियतनाम में भी मैंने देखा कि वो लोग बहुत ही प्रसन्न होते थे हमको देखकर। अच्छा। भूटान में भी यही देखा, नेपाल में भी यही देखा। जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे देश की और हमारी भाषा, हमारी हिंदी का सम्मान होता है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है। और आपको भी सम्मानित किया उन्होंने जो हाँ, है। मुझे वहाँ शोध ऋतु पत्रिका एक है महाराष्ट्र की, उन्होंने सम्मानित किया। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे डॉक्टर शरद पगारे स्मृति सम्मान मिला, जो कि बहुत बड़े ऐतिहासिक नाटककार थे। अभी उनका निधन हुआ है। अच्छा। उनका भी मैं साक्षात्कार कर चुकी हूँ दिल्ली में। जी। और बहुत उनके साथ में ग्रीस और रूस की यात्रा कर चुकी थी। अरे वाह, तो बहुत बड़े साहित्यकार थे हमारे। चलिए उनकी आप- सभी पीढ़ियों से मैं मिली हूँ, 3 पीढ़ियों से मिली हूँ उनके, और सभी राइटर हैं उनके यहाँ, प्रोफेसर हैं, वो भी थे इस समय भी उनके परिवार के लोग वहाँ पर। और उनके नाम से इस बार सम्मान दिया गया था सबको, तो वो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इतने बड़े सम्मान के लिए। तो चलिए श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और हम भावना जी से, जो कि आप सब परिचित हैं, डॉक्टर भावना कुंवर से और प्रगीत जी से। ये लोग श्री कुंवर बेचैन कवि जो हैं, इतने महान हिंदी के, उनके पुत्र और पुत्रवधू हैं। तो आइए उनसे आपको फिर मिलाते हैं कि भावना जी आजकल क्या चल रहा है, कौन सी नई किताब आई, अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार अभी सभी श्रोताओं को। और यहाँ स्टूडियो में पहले भी आना हुआ है ऋचा जी ने, अब ऋचा जी से बात हुई, आप सब लोगों से बात हुई, और इस बार जो आना हुआ है, तो जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी ऋचा जी से कि इतनी पुस्तकें बीच में आ गई हैं। जो जी। पहले पुस्तक आई थी कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू, जो हाँ। कि एक बाल गीत मेरा आया था जी, उसके बाद अब ऋचा जी से जब मुलाकात हुई, पता चला इसके बीच में इतनी पुस्तकें आ गई हैं बताइए। कि हमारी मुलाकात कम हुई है। तो आप थोड़े जल्दी जल्दी आया कीजिए। हाँ जी, हाँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोशिश ये रहेगी। और अभी एक पुस्तक आई है नोटी कोकटू काम खुआला, जो ये बाल गीत पर आया नोटी है, काकटू और काम खुआला। काम क्वाला। जी। आपके नाम मुझे बहुत अच्छे जी, लगते हैं किताबों बहुत के। शुक्रिया। तो वो पुस्तक बहुत सराही गई, जो पहले कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू आई थी, उसके बाद ये पुस्तक भी बाल गीत पर ही आई है। जी। सो तो मैं क्यों ना आप- 2 लाइनें हो जाएं उसकी, कुछ लाइनें, और उसी से शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल, मैं कंगारू पर ही पढ़ देती हूँ सबसे जी। पहले, क्योंकि जो यहाँ का है पॉपुलर पहचान है यहाँ की। कूद कूद कंगारू आता, 2 पैरों पर उधम मचाता, घास फूस और पत्ती खाता, शाकाहारी ये कहलाता, और कई दिनों तक भी ये देखो पानी पिए बिना रह जाता। अच्छा। थैली में बच्चे को रखकर देखो दौड़ लगाती माता, अगर ढूंढना है इसको तो ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता, करे दोस्ती हम इससे तो दिल से है ये इसे निभाता, दिल से है ये इसे निभाता। वाह वाह, बहुत मजेदार कविता। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। क्योंकि ये पुस्तकें जो बाल गीत पर आ रही हैं, हमारे यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हैं, जैसे माला मेहता जी का स्कूल है, उसमें हिंदी पढ़ाई जाती है। अभी जी। मुझे अवसर मिला था पिछले हफ्ते ही वहाँ जाने का, जज करने का उन बच्चों को जो कविताएं खुद भी लिख रहे हैं, छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके जी। और 7th 8th स्टैंडर्ड तक कविताएं लिख भी रहे हैं। जो हमारी कविता साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनकी कविताओं को उन्होंने इतने अच्छे से प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी बात। बहुत मुश्किल था जजमेंट देना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो मेरा प्रयास ये रहा है कि जो पुस्तक पहले बाल गीत पर आई थी, कि दूसरी पुस्तक भी लाई जाए, क्योंकि सब लोगों ने कहा जी। कि हमें बाल गीत और पर इतनी पुस्तक सरल भाषा में आपने लिखा है कि बच्चे बहुत झट से इसको याद कर लेंगे। जी, बस यही कोशिश रहती है। और जैसे जब आपसे बातचीत हुई थी, तो सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा है कि जब आपसे लास्ट टाइम मिले, जी। जो बात हुई है, तो
इस बीच में जितनी भी पुस्तकें आई हैं उनके बीच में जो हमने लाइन क्रॉस किया 30th पुस्तक आई है हमारी। अरे वाह, 30 बुक हो गई हैं और जिसकी जो 30th में मुझे क्यों इतनी अच्छी लगी है कि उसमें मैं और प्रगीत दोनों ने मिलकर गजल पर एक पुस्तक आई है, मिलकर गजल हो जाएंगे। वाह वाह। तो ये पुस्तक मुझे आपसे डिस्कशन भी करना था, जैसे आपने कहा मिलना, तो मेरा सौभाग्य है। आपने वादा किया था हर पुस्तक में आप आएंगे। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि बीच में इतने उसमें नहीं आया, लेकिन हाँ आगे से वादा है कि जब 31 आएगी तो जरूर दर्पण पे आएंगे। और इसी के साथ सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की भी देती हूँ। और इसी बात पे मैं प्रगीत जी से पूछूंगी कि गजल के किताब के बारे में बताइए। जी जरूर, जैसे कि आपने परिचय दिया और मैं गौरवान्वित होता हूँ कि हाँ, पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को और हम सभी लोगों को। और जो परिचय आपने दिया था, हाँ, तो गौरवान्वित होता हूँ इस बात पर कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का पुत्र होने का सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया और उनसे इतना स्नेह मिला। और जो एक पिता पुत्र वाला तो स्नेह था ही, साथ में साहित्यिक चीज़ें भी उनसे बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिली। तो मेरा पहला जो था वो तो दोहा संग्रह आया था, देखे थे जो ख्वाब, और उसके बाद जो दूसरा भी भावना जिक्र कर रहे थे, मिलकर गजल हो जाएंगे, ये पिताश्री का ही एक स्वप्न था कि तुम दोनों लोग हिंदी गजल लिखते हो तो एक ही बहर पर और एक ही काफिये पर, जो तुकांत होता है हिंदी में हम लोग कहते हैं, उस पर दोनों एक एक गजल लिखो और दोनों का एक संग्रह आना चाहिए। आज बेचैन जी होते तो कितना उन्हें गर्व होता आप दोनों पर। जी बिल्कुल, उनका सपना आपने पूरा किया। जी बिल्कुल, इच्छा तो ये थी कि उनके सामने ही ये स्वप्न पूरा हो पाता, लेकिन कुछ परिस्थितियां अचानक बदली। लेकिन इतना हमने जरूर किया है कि इस पुस्तक का जो शीर्षक है मिलकर गजल हो जाएंगे, ये उन्हीं का ही। क्यों ना 2 लाइनों से ही शुरुआत करें। जी जी बिल्कुल। और पहले तो मैं इस शीर्षक के ऊपर ही आपको बताता हूँ कि जब पिताश्री ने ये हमें राय दी कि आप दोनों लोगों का ये आना चाहिए, तो उस समय हमने पूछा कि जब आपने ये सोचा है, ये योजना आपके मन में है, तो आपने कुछ शीर्षक भी जरूर रखा होगा अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मिलकर गजल हो जाएंगे, ये तुम्हारी पुस्तक का शीर्षक होना चाहिए। अच्छा, तो हम कम से कम शीर्षक का आशीर्वाद मिला हुआ है। जी जी जी। और ये उन्हीं की गजल की जो है एक शेर में से ये निकल कर आता है। एक उनका बहुत प्रसिद्ध उनकी गजल रही है कि अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे, मिलकर गजल हो जाएंगे। वाह। तो ये मिलकर गजल हो जाएंगे, उन्होंने कहा तुम दोनों मिलकर कर रहे हो तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो ये एक दूसरा प्रयास था जो हिंदी गजल, क्योंकि जैसे आप लोग जानते ही हैं हिंदी गजल शुरुआत तो श्री दुष्यंत कुमार जी ने की थी, उसके बाद पापा जी का जो अग्रणी लोगों में नाम आता है। तो हिंदी गज़ल को, क्योंकि शुरू में वो एक श्रृंगार गीतकार के रूप में उनकी पहचान थी, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने हिंदी गज़ल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, हिंदी गज़ल का व्याकरण भी उन्होंने लिखी, जो काफ़ी परिचित और बड़ी प्रचलित पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। उनका तो बहुत ही बड़ा योगदान है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में और विकास में। जी, और प्रयास यही रहा उनका कि जो और भाषाएं हैं, जैसे कि उर्दू और हिंदी हम बिल्कुल बहनें ही कहते हैं भारत में, तो उन्होंने इसीलिए जब देखा गज़ल उर्दू परिपेक्ष से आती है तो क्यों ना हिंदी में भी उसका प्रयोग किया जाए। उन्होंने व्याकरण भी लिखी और साथ में बहुत, उनकी भी 37 पुस्तकें जो हैं उनमें से करीब 34 पुस्तकें तो गज़लों पर ही हैं। जी, तो बहुत ही अच्छी बात। चलिए, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब आपको मिलाते हैं गुंजन त्रिपाठी से। गुंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रिचा, पहले तो यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्व हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मुश्किल है ये कहना कि हिंदी से मेरा कैसे जुड़ा हुआ। शायद मैं एक हिंदी प्रेमी परिवार में ही पैदा हुई, वो मेरा बचपन से ही उसका साथ था। मेरी बुआ, मेरी दादी और मेरे सारे ताऊ जी लोग और मेरे सारे मेरे खुद के पिताजी भी श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी, वो खुद ही हिंदी के बहुत बड़े रचयिता कवि थे, और साहित्य अकादमी वगैरह के पुरस्कार वगैरह भी मिले हुए थे उन लोगों को। बहुत अच्छी
तो आपको विरासत में मिली हिंदी? हिंदी विरासत में ही मिल गई। हालांकि हम सबको हिंदी विरासत में मिली है। हम सभी हिंदी भाषी प्रांत से आते हैं, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास की जगहों से जी। और हिंदी से हमेशा मेरा तो पर यही है कि जैसे कि तुमने बताया, मुझे पारिवारिक विरासत में ही हिंदी मिली जी। माहौल रहा घर में हमेशा साहित्य और कविताओं का। हाँ, तो बड़े बड़े कवि जैसे कि नीरज जी, महादेवी वर्मा और शकील बदायूनी जो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे जी। वो सब मेरे घर आ चुके। अरे वाह, तो बचपन से वो बचपन से उन सबको देखा। और मेरे एक ताऊ जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी जो कि 5 पीढ़ी हिंदी की सेवा। अच्छा। तो 5 पीढ़ियों की सेवा है हम लोगों की हिंदी की। और अभी भी मेरी कज़न वहाँ पे हैं कानपुर में, हिंदी की, शी इज़ अ प्रोफेसर। अच्छा। वो वहाँ पे अभी हैं। तो इस तरह से तो हिंदी का जुड़ा हुआ। पर और क्या हुआ हिंदी के साथ में कि जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई तो अचानक ही शैलजा जी ने मुझे हिंदी समाज से जुड़ाया। और उस टाइम में मुझे याद है कि हम लोग हाथ से लिखकर हिंदी समाज के न्यूज़लेटर लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कंप्यूटर पे हिंदी का फॉन्ट नहीं था और कुछ हम लोग उसको कर नहीं सकते थे। तो उस टाइम से हमारा जुड़ाव हुआ और धीरे धीरे करके काफ़ी सारे, वो लोग तो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे पर हम लोग नए लोग थे। और फिर हम लोगों ने अपने से अपना जुड़ाव करके हिंदी समाज को बनाया। और हिंदी समाज को आगे सुनील जी और रिचा और मैं और अलग अलग समयों पर अलग अलग रोल हम लोगों ने निभाए हैं जी। हिंदी समाज की प्रेसिडेंट भी रही हूँ। और उसमें ये था हमारा हमेशा से सोच कि हम लोग तो खैर हिंदी भाषी प्रांत से आते हैं, पर आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो हिंदी को कैसे सीखेंगी यहाँ पे। तो उनके लिए सरल हिंदी कैसे सिखाएं, आम बोलचाल की भाषा। क्योंकि हम लोग को ये लगा कि बच्चे जो यहाँ पे आए हैं उनको हिंदी समझ में तो आती है पर हिंदी बोल नहीं पाते। तो उनको बोलचाल की भाषा की हिंदी कैसे सिखाएं, वर्णमाला सिखाएं, वर्णमाला कैसे सिखाएं, कुछ बेबी राइम्स और बच्चों की कविताएं कैसे सिखाएं। फिर उनको ये कैसे सिखाएं कि वो हिंदी बोलते हैं और वो हिंदुस्तान से आते हैं, पर उनको अपनी संस्कृति की भी एक पहचान होनी चाहिए जी। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम लोगों को उस टाइम में लगी जब हिंदी समाज हम लोगों ने बढ़ाया आगे, तो ये था कि काफ़ी सारे हिंदी भाषी परिवार यहाँ आ रहे थे, पर वो हमेशा ये देखते थे कि एक समय के बाद जब बच्चे टीनेजर्स हो जाते थे तो उसमें उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्राइसिस आती थी उनके सामने कि हम ऑस्ट्रेलियन हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं जी। तो एक ये बात उनको समझाना कि तुम ऑस्ट्रेलियन होते हुए भी हिंदुस्तानी भी हो सकते हो, तुम्हारी जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान में हैं। और उसके लिए उनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत संगीत डांस ये सारी चीज़ों में उनको जोड़ना बच्चों को। तो उससे हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक जिसको कहना चाहिए उत्साह हम लोगों को मिलता था। उन बच्चों का उत्साह देख के हम लोगों को उत्साह मिलता था। और हिंदी ही हमारी पहचान हो सकती है ना, तो उसमें काफी योगदान दिया आप लोगों ने, हिंदी समाज ने। ऑफ कोर्स हिंदी मेरे माथे की बिंदी, जैसा कि आपने बोला अभी, बट वो तो है ही, उतना तो वो है ही, पर आई थिंक एक अपने आइडेंटिटी के हिसाब से ये पहचान होना, ये आइडेंटिटी होना कि हम लोग एक नए परिवेश में, नए परिवार में, नई संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं, पर हमारी अपनी संस्कृति भी बहुत ही आकर्षित करने वाली है और हमारा हमेशा वो रुझान और कनेक्शन बनाए रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आप सभी का योगदान हिंदी भाषा में बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है,
पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। अब जीवन साथी ढूंढना हुआ और भी आसान। सोलमेट मैट्रिमोनियल सर्विस आपको पर्सनलाइज्ड, कॉन्फिडेंशियल और परफेक्ट मैच मेकिंग ऑफर करते हैं। फाइंड योर सोलमेट इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। रजिस्टर कीजिए soulmatematrimonial.com.au। Also you can check out their Facebook page, Soulmate Matrimonial, या call Preeti Kothari और Hina Kajaria on +61 404 316 288। ये था हमारे स्पॉन्सर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी दिवस, हिंदी भाषा के लिए। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया वो हम पूछते हैं, और हम चाहेंगे पुष्पा जी अगर आप इस प्रश्न के बारे में हमें बताएं कि आपके लिए हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का व्यक्तिगत महत्व क्या है। एक बार फिर से मैं बधाई देती हूँ आप लोगों को। थोड़ा पास आपको आना पड़ेगा। दिवस की जी, हिंदी दिवस की एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। और हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का महत्व आपने पूछा। जी, हिंदी भाषा का तो एक आम रूप होता है जो कि सभी लोग बोलते हैं जी, लेकिन भाषा का विशेष प्रयोग और भाषा को लिखने की एक विशेष विधि जो होती है वो साहित्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है जी, वो साहित्य कहलाती है। और साहित्य केवल आपके शब्दों का संग्रह नहीं है जी, बल्कि ये मानव जीवन की, एक समाज की जो है एक संस्कृति का प्रतिबिंब है। क्या बात कही।
मतलब साहित्य जो है हमारी संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। इसमें हम विशेष रूप से उन बातों का, उन भावनाओं का भी जिक्र करते हैं जो समाज में घटित होती रहती हैं। जी, आए दिन घटित होती रहती हैं, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, जी, जो हमारी संस्कृति, हमारे समाज से जुड़ी हैं, जी, और जो हमारे संस्कारों को भी लोगों तक पहुंचाती हैं। जी। और इसका प्रयोग सबसे पहले वही फिर से आ गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्होंने ही इनका सबसे पहले उन्होंने इसका प्रयोग बहुत किया था। बड़ा योगदान साहित्य की भाषा का प्रयोग, साहित्यिक भाषा का सबसे पहला प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही किया गया था। इसीलिए उनको हम जनक कहते हैं। जी, हिंदी का पितामह, हिंदी का जनक, इसीलिए उनको नाम दिया गया था। जी। और उसके माध्यम से उन्होंने कहानी, कविता, नाटक भारत दूरदर्शन उनका बहुत फेमस नाटक रहा है, ये सब चीजें उन्होंने लिखी। तो साहित्य को पहुंचाया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भाषा के माध्यम से वो साहित्य को कैसे लोगों तक लाए, उन्होंने इस प्रकार पहुंचाया जिसमें हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाएं सब प्रतिबिंबित होती हैं और मनुष्य उससे बहुत कुछ सीखता है। जी, मैं अन्य अतिथियों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहें किसी भी प्रश्न में तो आप कर सकते हैं, लेकिन समय देखते हुए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और भावना जी से पूछते हैं कि भावना जी, आप अपने लेखन, कविता के लिए प्रेरणा कहाँ से लाती हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद ऋचा जी। देखिए, शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी क्योंकि मैं हिंदी गज़ल में पीएचडी हूँ। अच्छा। तो मुझे किसने इंस्पायर किया? दुष्यंत जी ने, क्योंकि दुष्यंत जी हिंदी गज़ल से शुरुआत हुई थी, दुष्यंत जी ने शुरुआत की थी हिंदी गज़ल की। अच्छा। तो पहली प्रेरणा तो मुझे वहाँ से मिली और वहीं से मुझे ख्याल आया कि जो अगर मैं पीएचडी करूँगी हिंदी गज़ल में तो दुष्यंत जी को लेके ही करूँगी। जी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, लिखना मेरा वहाँ से शुरू हुआ। गज़ल मेरी प्रिय विधा है, हाइकू मेरी प्रिय विधा है। विधाएं तो बहुत सारी हैं जो मुझे प्रिय हैं, लेकिन आजकल गजल पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। अच्छा। और जहाँ तक ये बात है कि प्रेरणा वहाँ से शुरू हुई है, लेकिन लिखने का कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि यहीं से प्रेरणा मिलती है। अच्छा। जब भी आप चल रहे हो रास्ते में, जैसे मेरा कोई ख्याल आ गया, जब बिल्कुल ख्याल आता है, जैसे कि मुझे सुबह और शाम घूमने का बहुत शौक है और जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे हर चीज आकर्षित करती है। जैसे पेड़ पौधे, पंछी, अब पानी बह रहा है उसकी आवाज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको देखने का नजरिया आपका अलग होगा, अलग हो जाता है। उसमें उस एक घंटे के लिए वॉक पे आप सुबह निकल रहे हैं तो उसमें ये नहीं गाने सुन रहे हैं या आप ज्यादातर आजकल मोबाइल को बहुत क्लोज रखते हैं लोग कि हर समय मोबाइल सुनते जाते हैं। नहीं, शांत मन से आप जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं तो उसकी आवाज, उधर से पंछी उड़ रहे हैं, जो जोड़ा बैठ के कुछ कलरव कर रहा है, बातें हो रही हैं, वो जहन में आती जाती है, वो आपको प्रेरित करती है कि भाई प्रकृति आपको प्रेरित करती है, मुझे खासकर प्रेरित करती है। और जो बाकी मैं ये कहूँगी कि जब हिंदुस्तान छोड़कर हम यहाँ आए तो जो चीज़ें हमारी वहाँ पर रही, जैसे कि हमारे पुराने लोग, दादी बाबा, हमारे गांव, खेत खलियान, आज भी मुझे इतना आकर्षित करते हैं। मेरी यादों में इतना ही बैठे हुए हैं वो कि जब भी कहीं कोई जिक्र आता है, कोई समाचार, कोई खबर कहीं की, जैसे ये अभी बाढ़ का चल रहा है हमारे भारत तो कुछ लाइनें हो जाएं कि जब आप इतने प्रकृति से प्रेरित हैं, अपने गांव से, अपने शहर से। वो मैंने बहुत कुछ लिखा है, एक पूरी पुस्तक मैंने अपने गांव और उस पर लिखी है, लेकिन आजकल मुझे एक नशा चढ़ा हुआ है। अब मैं नशा ही कहूंगी इस चीज को। अच्छा। कि एक नए प्रयोग मेरे दिमाग में बहुत चलते रहते हैं। तो कुछ हो जाए? हाँ बिल्कुल, मैं एक गजल आपके सामने रखती हूँ और उसको मतलब कुछ लोग अलग दृष्टि से ना लें, क्योंकि भाषाएं सभी अच्छी हैं। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं से जुड़कर चलना चाहिए, सभी भाषाएं। और हिंदी भाषा तो बहुत एडॉप्टेबल है, देखिए सब कुछ इसमें जुड़ जाता है। बिल्कुल, और हर भाषा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो इसको उस तरह से ना जोड़ के आप इस तरह से देखिए कि इस तरह से भी प्रयोग हो सकता है। चलिए, तो मैं गजल रखती हूँ आपके सामने। देखिए इसमें मैंने क्या नया प्रयोग किया है कि दुख में गिरा क्यों आंख से टीयर तलाश कर। अच्छा। मैंने अंग्रेजी के शब्दों को लाया है। ये एक मुझे लगा कि बहुत सराहा गया इस गजल को कि मैं आपके सामने, सभी श्रोता के सामने इसको रखूं कि दुख में गिरा क्यों आंख से टीयर तलाश कर, और जिस पे वो शब्द सा बना पेपर तलाश कर। अच्छा। कि जिस पे वो शब्द सा बना पेपर तलाश कर, दुख में गिरा क्यों आंख से टीयर तलाश कर, और रहता है तू विदेश में, रहता है तू विदेश में, इसमें बुरा है क्या। कि रहता है तू विदेश में, इसमें बुरा है क्या, रहकर वहां भी अपना तू कल्चर तलाश कर। वाह वाह,
जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही। बहुत शुक्रिया कि रहकर वहाँ भी अपना तू कल्चर तलाश कर, और जिन रास्तों पे चल के भी मंजिल नहीं मिली, जी। कि जिन रास्तों पे चल के भी मंजिल नहीं मिली, उसको बदल के और भी बेटर तलाश कर। वाह, बहुत बढ़िया। कि उसको बदल के और भी बेटर तलाश कर। हाँ। और कहती हूँ कि छिप करके जिसमें बैठते दुश्मन हो घात में, कि छिप करके जिसमें बैठते दुश्मन हो घात में, चुनकर सभी तू आज वो बंकर तलाश कर। बंकर तलाश कर। जी बहुत शुक्रिया। और देखें कि सारे ही लोग दिल से क्यों दुश्मन बने हुए, जी। कि सारे ही लोग दिल से क्यों दुश्मन बने हुए, नफरत मिटा दे दिल से, जो नफरत मिटा दे दिल से वो डस्टर तलाश कर। वाह कि नफरत क्या मिटा दे शब्दों दिल का से। आपने जो है जी, ये बहुत बस अच्छे से मुझे प्रयोग किया। लगा कि कुछ नया प्रयोग होना चाहिए जी। कि वो डस्टर तलाश कर। और देखे कि बागी है जो भी उनकी तू खातिर ए भावनाएं, मक्ते 2 मक्ते के शेर हो गए हैं जी। कि बागी है जो भी उनकी तू खातिर ए भावना, बिजली की कौंद सा कोई हंटर तलाश कर। कि बिजली की बहुत मजेदार। आज के जमाने में बहुत कुछ होता है, जी। अत्याचार भी होते हैं, उसके लिए ये चीजें भी जरूरी हैं जी। कि बिजली की कौंद सा कोई हंटर तलाश कर, और रोके है तेरे काम ये हरदम ही भावना, रोके है तेरे काम, रोके है तेरे काम ये हरदम ही भावना, डाउन कभी ना हो जो सर्वर तलाश कर। कि डाउन कभी ना हो बहुत जो खूब, बहुत खूब भावना जी, सर्वर मजा आ तलाश गया। कर। जी बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम गुंजन जी से अगला प्रश्न पूछते हैं। और गुंजन, आप ये बताइए कि हिंदी साहित्य में कौन से लेखक या कवि आपके लिए आदर्श रहे हैं? बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि अच्छा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट लंबी है और पढ़ा बहुत है जी। और बहुत लोगों को, पर फिर भी सोचती हूँ कि जहाँ तक गद्य का सवाल है, मेरा बचपन से ही रुझान थोड़ा सामाजिक, जो लेखक सामाजिक इश्यूज को एड्रेस करते थे, या जो उनको जहाँ से उनकी प्रेरणा आती थी लेखनी की, उनको मैंने हमेशा से बहुत वो उन पे ध्यान दिया। जी। प्रेमचंद जी। अच्छा। नमक का दरोगा। हाँ। वो मेरी बहुत बचपन की पढ़ी हुई कहानी है, पर अच्छा। वो क्या ही कहानी थी जिसका वो इम्पैक्ट शायद मेरे जीवन में हमेशा रहा। अच्छा। और मैंने हमेशा ये सोचा कि सब कुछ ठीक है, सबके पास हर चीज़ बराबर नहीं होती जी, पर सोशल जस्टिस बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ होती है। और किस तरह से समाज का दर्पण एक कहानी हो सकती है, वो मैंने उस कहानी से सीखा। और आपने जो कहा नमक का दरोगा, वाकई ये बहुत ही प्रेरणादायी कहानी थी। और आपने जैसे ये कहा, मेरे दिमाग में ये बात आई, गुंजन, भविष्य में हम सभी मिल पे इस पे क्यों ना एक रेडियो फीचर करें, नमक का दरोगा पे। बिल्कुल करें, हमें करना चाहिए ताकि श्रोता इसको सुने। और शायद वो फीचर ये भी हो सकता है कि जो भी कहानियाँ, जो भी कविताएं जो समाज का दर्पण जी हैं, जी, जिन्होंने समाज के यथार्थ को दिखाया उस समय के, बिकॉज वो खाली एक कहानी ही नहीं थी, वो एक इतिहास का एक पार्ट जी, उस समय जो कुछ हो रहा था जी, वो दिखाती है। तो एक तो वो मेरे को मुझे काफी अच्छा लगा जी। और दूसरा, गानों का बहुत शौक है रिचा, तुम्हारी तरह से जी। तो गाने नीरज जी के सुनते हुए ही पली बढ़ी। हाँ, तो कुछ लाइनें हो टीनेज ईयर्स में जी। तो चाहे वो कारवां गुजर गया या फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो सारे गाने कोई भुला नहीं सकता है जी। तो नीरज जी का भी जो वो एक इम्पैक्ट था अपने, जिसको कहना चाहिए कि उस समय धीरे धीरे अपने एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे थे, पर वो गानों का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है जी। और एक तरह से उन गानों की भावनाएं या उन गानों में जो कुछ भी कहा गया जी, वो इतना, जिसको कहना चाहिए उसका पूरा एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा सॉफ्ट था। हाँ। एक
तो वो मन पे हमेशा उसका एक और दिल को छू जाते दिल थे को वो छूने समय। वाले गाने जी थे ये। जी। तो वो हमेशा तो कुछ लाइनें जो कविता आपकी पसंदीदा हो या कोई एक गीत आपका पसंदीदा हो जो पढ़ना चाहें आप। कविता तो ऐसा था कि अभी भावना जी ने बोला कि प्रकृति से अच्छा। इतना वो है, तो इसी तरह से एक दिन मैं भी एक बीच के किनारे बैठी हुई थी और वो कविता लिखी। वो थोड़ी सी लंबी है, तो अगर नहीं, स्वरचित हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा समय लगेगा तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, छोटी नहीं है पर मैं सुनाना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि इस कविता में मेरी जो उसके पीछे जो मेरी भावना थी वो ये थी कि हर चीज़ जीवन में जो है हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती जी। तो कभी कभार आदमी को क्षमा भाव अपने अंदर रखना चाहिए और वो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता जी। है। तो वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। एक सुहानी शाम को समुंदर का किनारा था, चांद एक ओर निकलता था और रात को ढलते हुए सूरज का सहारा था। वाह। झिलमिलाती ओस की बूंदों से ढका छिपा सा हुआ, दूर आसमान के कोने में वो सितारा था। बस यूं ही दिल में एक ख्याल आया, सोचा ये नज़ारा क्या खूबसूरत है और क्या हर हसी नज़ारे में दाग की भी कहीं ज़रूरत है। वाह। ऊपरी बात कुछ और हुआ करती है, सतह की तह में कहानी अजीब होती है। चांद की बात करें, वो बेचारा है ही क्या, उधार की रोशनी से चमकता, धब्बों से ढका, पर चांदनी कितना सुकून बांटती है। और सूरज जला के खाक कर देगा अगर जो पास गए, पर सहारे से जिसकी जिंदगी पनपती है। वाह। चांद और सूरज तो बस नमूने हैं उस कारीगर के जिसने जिंदगी रचाई है, कहीं एक ऐब कहीं हौसला अफजाई है। वाह। क्या बात। हर किसी के पास कहीं कोई नुक्स होता है, वहीं एक हुनर, एक सलीके का सिलसिला भी तो है। चलो माफ़ किया मैंने तुम्हारी कमियों को, चलो अच्छा हुआ ये बात समझ आ तो गई। चांद सूरज और समुंदर ने सितारों के तले मुझको समझाया कि ये ज़िंदगी अधूरी है, अगर तो ढूंढते रहे सिर्फ झिलमिलाहट और हुस्न, कहानी पूरी कभी कर नहीं भी पाओगे, क्योंकि ये ज़िंदगी फ़कत हंसी सिलसिला तो नहीं, जमात ये है रातों की और सवेरों की। हर एक पल की खूबसूरती अजब अनूठी है, जिंदगी माँ से मिली नौरतन की अंगूठी। वाह 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 वाह, क्या लिखा है गुंजन आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। खाली समय में लिखती हूँ और मेरी जो कविताएं होती हैं बहुत ज़्यादा पब्लिकली शेयर नहीं होती हैं। नहीं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, और लिखते रहिए आप, क्योंकि हमारे श्रोतागण आपको और सुनना चाहेंगे। तो चलिए प्रगीत जी की तरफ बढ़ते हैं। और प्रगीत जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी दो प्रश्न हैं आपकी तरफ, आपको जो अच्छा लगे। तो आपकी दृष्टि में हिंदी कविता या गद्य की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? और दूसरी बात कि आधुनिक हिंदी साहित्य में आपको कौन से नए प्रयोग पसंद आते हैं? और इसमें आप कुंवर जी की भी बातें कर सकते हैं कि उनका क्या योगदान रहा। जी, आभार आपका प्रश्न के लिए। और ये जो आपका दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिसमें पहले प्रश्न का सीधा उत्तर यदि मैं दूंगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, पुष्पा दीदी ने भी कहा, गुंजन जी ने भी कहा और भावना भी बता ही रहे थे, तो जो गद्य और पद्य दोनों का अपना बहुत बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा हम अभी कह रहे थे कि जब हम एक समाज में रहते हैं तो साहित्य का जो आप बात कर भी रहे थे, तो ये एक प्रचलित एक कथन है भी कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। तो जितना साहित्य के अंदर हम वो लाते हैं, चाहे वो गद्य रूप में हो चाहे वो पद्य रूप में हो, वो सराहनीय भी होता है। और दूसरी एक जो बात देखी गई है कि कुछ तो एक पक्ष होता है जो अपने लेखन में गद्य और पद्य में जो पिताश्री से भी जो हमेशा मिला, वो यही मिला कि वो इतना सरल भाषा होनी चाहिए जो लोगों तक पहुंचे।
ये जो बिल्कुल सही बात आपने कही जी। जी, क्योंकि पुस्तक की ये एक गद्य अलग होता है और एक जो आप सार्वजनिक रूप से बात करते हैं जिसे वाचक परंपरा कहा जाता है, जैसे कि कबीर सुर तुलसी, उस समय में कोई लेखन तो था नहीं, वो लोग बस अपने एक साधु रूप में बोलते थे, कहते थे और लोग उसको याद करके आज तक भी जीवित रखे हुए हैं। तो वो एक विधा जो है उसमें चाहे वो किसी भी रूप में हो उसको सराहना मिलती है यदि वो सरल भाषा में हो। मुझे भावना जी की का प्रयोग अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं बच्चों को सुनाना चाहूँ या बताना चाहूँ तो शायद इसको वो अच्छे से समझ सकेंगे सरल भाषा में। जी बिल्कुल। और दूसरे प्रश्न जो आपने कहा कि कौन सी विधा इसके अतिरिक्त गद्य पद्य के अलावा भी, तो आप जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य इतना परिपक्व है और इतना कुछ है वहाँ पर कि हम बचपन से जो हिंदी साहित्य पढ़ते रहे हैं स्कूल टाइम से भी, तो उसमें कितनी विधाएं हैं, तुकांत अतुकांत कविताएं और दोहा सोठा कितना कुछ है। मतलब जो हम यदि बनाना चाहें तो सूची वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि चलती चली जाएगी। लेकिन जो आधुनिक युग में जो नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे भावना ने अभी एक प्रयोग बताया, वो भी रहा, और क्योंकि कोशिश रहती है कि हिंदी हमारे एक दायरे में ना रह जाए, वो बाहर तक जाए, तो ऑब्वियस है कि हमारे को और चीज़ों को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको हिंदी गज़ल के बारे में बता रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ दोहे भी आपके सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, तो मैं हिंदी को ही समर्पित अपने 2 दोहे आपके सामने रखता हूँ। देखिएगा जो आधुनिकता से भी जुड़े हुए हैं कि हिंदी शब्दों ने भरी ऐसी नई उड़ान, हिंदी शब्दों ने भरी ऐसी नई उड़ान, इंग्लिश के भी मिल रहा शब्दकोश में मान। वाह वाह, बहुत सही बात। जैसे आप जानते हैं गुरु, पंडित, ये सब शब्द अब बहुत प्रचलित हो चुके हैं, जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं वो भी आराम से समझते हैं। योग जो आया वो योगा भी, इस तरह के कितने ही शब्द हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में जुड़ते जा रहे हैं। तो एक तो दुआ मेरा ये गर्व है हिंदी के लिए जी। दूसरा तकनीक को समर्पित करता हूँ, जिस तकनीक ने ये संभव किया कि हम मोबाइल में और कंप्यूटर पे कहीं भी हिंदी अब कीबोर्ड लिख सकते हैं, तो उसको समर्पित करते हुए मैंने कहा कि कीबोर्ड पर जब रहे हिंदी अक्षर दीख, कीबोर्ड पर जब रहे हिंदी अक्षर दीख, नई पीढ़ियां भी रहीं झट से हिंदी सीख, नई पीढ़ियां भी रहीं झट से हिंदी सीख। ये तो बिल्कुल चढ़ जाएंगे जबान पे आपके दोहे। क्योंकि अक्सर पिताश्री से जब बात होती थी वो कहते थे कि जो भी बहुत कलिष्ठ हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने भी लिखी तो वो बता रहे थे कि जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे कहीं कुछ शोध विषय के लिए तो वो चीज़ सही रहती है, लेकिन बाकी अब मिर्जा गालिब का ही चाहे लिया जाए शेर के दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर दर्द की दवा क्या है, तो यदि वो बोले कि एक तो भाषा में बोलना चाहिए कि एक फ्लो होना चाहिए भाषा में, ये नहीं कि दवा क्या है हिंदी दिले नादां, तो इधर उधर नहीं, जो एक व्याकरण है हिंदी का वो बोलना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द नहीं लेने चाहिए जिसके अंदर फिर व्यक्ति यही सोचता रहे वो आपकी बात ही ना समझ पाए, पहले तो डिक्शनरी ढूंढे इसका मतलब क्या है, तो वो एक अलग तरह की भाषा होती है। तो ये 2-3 चीजें थी। पापा जी की भी कुछ यदि आप इजाजत दें तो मैं उनका भी कुछ कहना चाहूँगा जो उन्होंने हिंदी के लिए लिखा है, और वो बल्कि उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन यूके में भी उन्होंने इसी को कहा था। एक समय हिंदी दिवस वहीं मनाया था, तो उस बहुत बड़ी बात है। तो कैसा रहा होगा लंदन में हिंदी दिवस मनाना? कुछ बहुत ही एक उनका जो अनुभव था, बहुत खुश होते थे, और उस समय के जो वीडियोज हैं वो भी हमने बाद में डाले सोशल मीडिया पर, तो पूरा जो सदन था वो सब तालियों के साथ उनके साथ गा रहा था। तो उसी गीत की कुछ एक बंद मैं आपके सामने रखता हूँ, उन्हीं की धुन में उन्हीं की तरह से प्रयास करूंगा। देखिएगा कि घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। हिंदी का अक्षर अक्षर
है वीणा वाणी का स्वर हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा वाणी का स्वर गूंजी है जिससे धरती गूंजा है जिससे अंबर उपहार की भाषा हिंदी त्योहार की भाषा हिंदी सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी है प्यार की भाषा हिंदी। वाह वाह, ये तो बिल्कुल मैं रस में डूबती जा रही हूँ श्रोताओं। इतना आनंद आ रहा है और उम्मीद है कि आपको भी आनंद आ रहा होगा। तो जुड़े रहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। धन्यवाद। बाहों को दीजिए थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों को दीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए वक्त भर की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में
मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, करी मास कंप्लीट श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं आज हिंदी दिवस और आप आनंद उठा रहे हैं। आपकी टिप्पणियों से ये पता चल रहा है। कुछ विचार पढ़ना चाहूँगी। प्रदीप जी लिखते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ अच्छा, सुंदर विचार, अति मधुर भजन। राजेश पांडे जी लिखते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ और अति सुंदर भजन। क्विज का भी आंसर लोगों ने दिया है। श्रोताओं, अभी हमें ये सूचना मिली है कि टिकट हमारे पास नहीं है पहेली के, तो लेकिन फिर भी पहेली का जवाब तो दिया जा सकता है। नहीं, मतलब पासेज इसलिए नहीं देते हैं कि अभी वो पिक्चर चल भी नहीं रही है। अच्छा, हाँ, तो ये ध्यान में नहीं आया कि मतलब वो पिक्चर नहीं चल रही है और पास अभी हम नहीं देंगे आप लोगों को। लेकिन मतलब पहली तो पहली होती है, आप उत्तर देंगे तो हम आप बताएंगे कि कौन विनर है। और साहित्य चर्चा तो होनी चाहिए और बहुत बड़ा योगदान है, तो उनका नाम तो आपको पता होना चाहिए और अच्छे जवाब आप दे रहे हैं। प्रदीप कुमार जी फिर लिखते हैं, हिंदी के विद्वानों की चर्चा बहुत अच्छी लग रही है। प्रदीप कुमार जी फिर लिखते हैं, अति सुंदर मधुर प्रयोग भावना जी। यतिंदर जी लिखते हैं, मंत्रा इम्पैक्टेड माय लाइफ अ लॉट। तो मंत्र का उन्होंने जिक्र किया है। प्रदीप जी फिर लिखते हैं, गुंजन के लिए वाह क्या बात है गुंजन। यतिन जी लिखते हैं, गुंजन जी तो छुपी रुस्तम निकली। ये बात तो मैं भी कहूँगी गुंजन, कि आप छुपी रुस्तम निकली आज। इसके अलावा प्रगीत जी के लिए प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, अति सुंदर प्रगीत जी, सभी ने बहुत तारीफ की है। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, जिंदगी माँ से मिली नवरत्न की अंगूठी है, गुंजन जी द्वारा मातृत्व के प्रति सुंदर आभार। उन्होंने फिर लिखा है, प्रगीत व भावना जी की सुंदर प्रस्तुति सुनकर कुंवर बेचैन जी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा की स्मृतियां सजीव हो गई। मैं इससे सहमत हूँ। जब भी आप लोगों को मिलती हूँ तो वो यात्रा जो है बिल्कुल सजीव हो जाती है। हेमलता जी लिखती हैं, हैप्पी हिंदी दिवस टू दर्पण रेडियो एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, सुपर बेस्ट सेलिब्रेशन हिंदी दिवस विथ ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो बहुत अच्छे विचार हैं, आप लिखते रहिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं और हमें उससे प्रेरणा मिलती है कि हम और पहले से बेहतर जो है प्रोग्राम कर सकें। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो गुंजन जी से पूछना चाहेंगे और सवाल ये है गुंजन जी कि विदेशों में बसे भारतीयों के लिए हिंदी साहित्य कितना जुड़ाव और आत्मीयता देता है? ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि हम सब विदेश में रहते हैं और भारत से जुड़े हुए हैं। तो आपका क्या विचार है इस प्रश्न पे? ऋचा, फिर से धन्यवाद। इतना अच्छा और इतना सुंदर ये प्रश्न है जी। सो साहित्य तो एक चीज़ है और यहाँ आने के बाद में साहित्य से जुड़ाव रखना और उसको बनाए रखना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है जी, और माहौल भी अपने लिए बनाना पड़ता है। पर मैं जब भी अपने हिंदुस्तान अपने परिवार से मिलती हूँ और उनको कभी यहाँ से कभी गोष्ठियों के या अपने जो हम लोग यहाँ पे हम लोगों के गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं उनके कभी वीडियोस भेजते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लोग वहाँ रहते हुए भी कितना कुछ कर रहे होते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है देख के। और जैसा कि मैंने बोला, मेरी फैमिली में सभी लोग लिखते पढ़ते रहते हैं, तो उनको तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लोग इस बात को सोचते हैं कि तुमने काफ़ी उसको मेंटेन करके रखा है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, साहित्य एक चीज़ है, पर भाषा वो जो साहित्य से जुड़ी हुई है और वो मेरे कानों में जैसे कि रस घोल देते हैं। अच्छा, कि मैं किसी शॉपिंग सेंटर में होती हूँ या मैं कभी बस में हूँ या मैं कभी कहीं सड़क पे चल रही हूँ और कोई हिंदी बोलता हुआ सुनाई देता है, तो अपने से एकदम
मन जिसको कहते हैं खुश हो जाता है जी। और शब्द भी एक तरह का नाद ही है जी। तो नाद जो है वो एक संपूर्ण सृष्टि में जी, जी। एक बड़ी वो होती है और सभी ब्रह्मनाद की तरह से ना तो जब शब्द कानों में पड़ते हैं तो वो एक ब्रह्मनाद की तरह से आते हैं। पर आजकल ये देखा गया है गुंजन, या सभी इससे सहमत होंगे आप लोग, कि लोग जो है शब्दों का प्रयोग अब कम करते हैं, है ना। तो हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये बात भावना जी की सही है कि इंग्लिश के शब्द भी लाने चाहिए, जोड़ना चाहिए, लेकिन जो हमारे पुराने क्लिष्ट हिंदी के शब्द हैं उनका प्रयोग भी करते रहना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। वो मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। और मैं सोचती हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हंसी मजाक अपनी भाषा में ही आदमी शेयर कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जोक्स और हंसी मजाक, और जो कि एक जिंदगी को आगे बढ़ाने का, एक उसमें एक नया अंदाज लाने का एक बहुत बड़ा एक इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो हैं, तो उसके लिए हिंदी भाषा और हिंदी की में कही गई बातें या अपने प्रांत में कहे गए शब्द और उसके एक्सप्रेशंस वो बहुत मैटर करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनापन, ऑफ कोर्स, गुनगुनाहट, अपनी भाषा, अपना साहित्य एक स्मृति भी अपने दिमाग में लाता है। जब हम पढ़ रहे थे तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत आती अच्छी हैं। बात आपने कही। और पुष्पा जी तो अभी विदेश से ही लौटी हैं, तो आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? मुझे तो लगता है कि अगर मैं विदेश में कहीं भी गई हूँ, 11 देशों की मैं यात्रा कर चुकी हूँ अभी तक जी, जिसमें 6 तो मेरे हिंदी से ही जुड़े हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। तो जब भी मैं देखती हूँ किसी, जैसे हम रूस में गए, एक होटल में गए, अच्छा, तो वहाँ मैंने देखा कि जो होटल में बच्चे थे जी, वो जो खाना सर्व कर रहे थे, जो बैरा थे, वो हिंदुस्तानी थे। अच्छा, वो हिंदुस्तानी थे। जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने हिंदी बोलनी शुरू कर दी। अच्छा, अरे हमने कहा तुम इंडियन हो, अच्छा, हिंदुस्तानी हो? बोले हाँ हम यहाँ पढ़ने आए हैं और ये पार्ट टाइम जॉब हम करते हैं। जी जी। बस फिर उन्होंने जो हिंदी में बोलना शुरू किया तो हमें लगा इतनी आत्मीयता मिली। वही बात है, आत्मीयता जो आत्मीयता थी उनके अंदर। उनको लग रहा था कि हमसे कोई बोलने वाला मिले यहाँ पर जिससे कि हम हिंदी में बोले और अपने मन को शांत करें। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था और हमसे बोलकर, हमसे बात करके वो इतना खुश थे कि उन्हें लगा कि जैसे कोई अपना ही मिल गया उनको। बिल्कुल। और जब भी आप हिंदी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि तुरंत एक जुड़ाव हो जाता। हाँ, विदेश में। तो जब बाली में अभी हम वहाँ पे भी मैं रेस्टोरेंट की बात करूंगी, वहाँ गई तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो बना रहा था, नूडल्स बना रहा था। अच्छा। तो वो हिंदी बोलने लगा अचानक। हमने कहा तुम हिंदुस्तान से? बोला नोएडा से। अच्छा। अरे मैं तो नोएडा से। तो इतना खुशी हुई इसको देखकर। फिर वो हिंदी में ही बोलता रहा सबसे। बोला सब हिंदी जानते हैं? मैंने कहा सब हिंदी जानते हैं, खूब हिंदी बोलो, तुम जितनी तुम्हारी इच्छा है उतनी हिंदी बोलो। क्या बात तो है। इतना वो खुश हुआ। उसने बताया फिर ये दूसरा भी राजस्थानी है, अच्छा, ये भी हिंदी बोलेगा। तो हमें बहुत खुशी है। मतलब विदेशों में भी हमने देखा है कि वो इतनी आत्मीयता हो जाती है जब हम हिंदुस्तानियों को देखते हैं या हिंदुस्तानी जब वहाँ पर होते हैं और वो चाहते हैं कि हमसे कोई बोलने वाला यहाँ हो। ऐसा बहुत चलन है, बहुत साहित्य का बहुत चलन है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में जो भी आप प्रोग्राम करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो हिंदू लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जो कार्यक्रम करते हैं, मुझे लगता है वो हिंदुस्तानियों से ज्यादा अच्छा करते हैं। मुझे महसूस होता है। जो पूजा पाठ भी आप कर रहे हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे भी जो पूजा पाठ करते हैं, मुझे लगता है वो इतनी अच्छी पूजा वहाँ नहीं होती जी, इतनी साहित्यिक ढंग से वहाँ पूजा नहीं होती जितने की यहाँ पे ये करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए बहुत बहुत साहित्य और हिंदी के लिए काम होता है। और गुंजन और हम लोग जो है मिलके जैसे गुंजन अक्सर कविताओं और ये तो आए दिन, और मुझे लगता है बेचैन जी को किस दिन ये याद नहीं करते होंगे। वही बात है कि इन्होंने बिल्कुल पे कुछ ना कुछ होता ही, वो हमेशा ही जीवंत है हमारे बीच में और उसका श्रेय जो है भावना और प्रगीत जी को जाता है। तो मैं चाहूंगी आप लोग भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि क्या जो विदेशों में जो है आप क्या महसूस करते हैं कि हिंदी का जो काम हो रहा है। जी, इसके जैसे कि बात चल रही है तो सही कहा दीदी ने
कि काम तो बहुत हो रहा है, जैसे भविष्य की भी बात करें, चाहे कविता की हो चाहे गद्य की हो, तो दर्पण सबसे पहले देखिए, रेडियो दर्पण पर हमारा लगातार कार्यक्रम आता रहता है और वो आप लोगों के कारण, आप जैसे लोगों के आने से जो है हम इस काम को थोड़ा सा बढ़ा पाते हैं। ये सब हिंदी के प्रति समर्पण है आप लोगों का। और इस कार्यक्रम को हम हमेशा सुनते हैं। कितनी बार आपने बच्चों को इससे जोड़ा है, हिंदी दिवस पे, बाल दिवस पे। तो जहाँ तक आने वाले समय की बात है तो कविता है तो वो कभी मरी नहीं थी, कभी मरेगी भी नहीं, वो आगे बढ़ती जाएगी। जब हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे उसमें शामिल है, जैसे कि मैं उदाहरण यही देना चाहूँगी, दर्पण रेडियो पे आप कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को शामिल करते हैं। दूसरा मैं माला मेहता जी को कहना चाहूँगी कि उनका स्कूल है, उसके थ्रू वो बच्चे, आप ये देखिए, दूसरों की कविताएं पढ़ना, और वो छोटे बच्चे अब कविताएं लिखते हैं, वो कहते हैं मैंने अपनी माँ के साथ मिलके कविता लिखी, मैंने अपनी बहन के साथ मिलके कविता लिखी। तो जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी पहली क्लास में हैं वो इतना प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि विदेश में रहते हुए अगर आप अपनी सभ्यता संस्कृति को उनसे जोड़ के रखें, और उसमें सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का भी जाता है जी। अगर वो उनको शामिल नहीं करें और उनको उत्साहित ना करें तो ये मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे आपका भी है, और पत्रिकाएं, जैसे मैं भी इसमें शामिल करना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलियांचल पत्रिका मैं यहाँ से चलाती हूँ, काफ़ी समय आप भी जानते हैं, लगातार उसमें प्रयास रहता है। तो उसमें कोई एक ये क्राइटेरिया ही नहीं है कि जो आप प्रतिष्ठित आपके कवि या लेखक और साहित्यकार हैं उनको शामिल किया जाए, नहीं, जो नए लोग हैं, नवांकुर हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। कितना सुंदर शब्द, नवांकुर। मजा आ जाता है, कुछ कुछ आप ऐसे शब्द सुनते हो तो बहुत ही सुंदर जी। तो बस यही मेरा मानना है कि जब हम आगे बढ़ाते हैं किसी को तो हम खुद आगे बढ़ते हैं। बहुत सही बात आपने कही। सबसे बड़ी बात हमें ये सोचनी चाहिए कि हम आगे बढ़ाएं तो हम आगे बढ़ रहे हैं जी। हम पीछे खींचने वाली स्थिति में तो सब नष्ट हो जाता है जी। और मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि रेखा राजवंशी जी भी हिंदी के लिए काफ़ी काम करती हैं। पिछले सप्ताह वो रेडियो पर आई थी और उन्होंने एक कविता और गद्य लेखन के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी। तो वो जो है उसमें मुझे भी सौभाग्य मिला कि कविता के एक सेक्शन को मैं जज करूं। तो मैं दंग रह गई पुष्पा जी और प्रगीत जी की बच्चों ने इतना सुंदर पढ़ा। मुश्किल हो जाता है ना जजमेंट देना। मैंने कहा रेखा जी आपने बहुत ही कठिन काम दिया। मैं सोची कि ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ के बच्चे क्या पढ़ेंगे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन बच्चों ने क्या पढ़ा है हर उम्र के जी, कि मतलब मैं दंग रह गई। शायद मैं भी उतना अच्छा ना पढ़ पाऊँ। जजमेंट देने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आधा नंबर से कैसे उसको मैनेज किया जाए, एक पॉइंट गिरना उठना मुश्किल होता है। तो पिछले साल भी उन्होंने ये किया था प्रतियोगिता वाला कार्यक्रम। तो उसके भी हम रिजल्ट पढ़ना चाहेंगे। लेकिन पहले प्रगीत जी आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे अपने अनुभव भी रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ इंडिया से जब गए थे तो पहले युगांडा ईस्ट अफ्रीका में रहे करीब 6.5 वर्ष तक। तो वहाँ भी हमने देखा कि किस तरह से जो लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वो किसी भारतीय को देख के एकदम नमस्ते या ऐसा कुछ कहना शुरू करते हैं। तो हम ताज्जुब करते थे, या फिर कुछ शब्द उनके हमने सीखे, हमने उनके सीखे। तो ये भाषा का आदान प्रदान तो रहता ही है। लेकिन क्योंकि जैसे दीदी ने बताया, पुष्पा दीदी ने, कि तीसरी भाषा है हमारी हिंदी, तो विश्व के किसी भी जगह हम चले जाएं, छोटे से छोटी जगह भी चले जाएं, जैसे मुझे याद है पापा जी जो विश्व हिंदी सम्मेलनों में अलग अलग गए तो वहाँ ट्रिनिडेड तक भी गए। और मतलब जो ऐसे जगह हैं जहाँ कभी जाना आप सोचेंगे नहीं, लेकिन वहाँ एक कार्यक्रम होते हैं तो हिंदी संस्थाएं जो हैं अपनी विश्व हिंदी सम्मेलन करते रहते हैं, तो उस बहाने भी विदेशों तक हिंदी जा रही है। लेकिन लोगों का रुझान पिछले दिनों से काफ़ी बड़ा है, जिसमें एक सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँगा तो शायद बॉलीवुड को भी जाता है। बिल्कुल, उन्होंने हिंदी को दूर तक पहुंचाया है, बहुत अलग अलग जगह तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हिंदी वास्तव में, और हिंदी के व्यंजन का भी कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगी कि आजकल जितने पकवान और जितनी रेसिपीज आ रही हैं तो वो भी एक तरह से जो है ना हिंदी को मिल रहा है लोगों को। जी, उसी बहाने लोग हिंदी सुन भी रहे हैं। जब हम हिंदी भाषियों की बात करते भी हैं तो जब उन्हें हम बताते हैं कि हमारी भाषा जो है देवनागरी लिपि भी है और हिंदी भाषा
यह भी अपने आप में है कि वहाँ स्वर हैं, तो आपकी तरह में स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है। हाँ, जब भी जो लिखा होता है, जो व्यक्ति जानता है तो वो उसी तरह पढ़ेगा। तो ये जो एक खासियत है, शायद पूरे विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं बहुत ही समृद्ध है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा समृद्ध कोई भाषा है जी। उतनी वर्णमाला में हमने सब कुछ समेट लिया है। कौन सी भाषा? सिद्ध भाषा। जी वैज्ञानिक रूप में सिद्ध। जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात तो है। चलिए, और एक्चुअली एक और चीज है जो स्पॉन्सर, वो भी जरूरी है तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम आपको अपने कुछ स्पॉन्सर्स जो हमारे रेडियो के हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भारत में माँ बाप की चिंता, कहीं दवाई समय पर मिली या नहीं, किसी ने खाना खिलाया या नहीं, ये चिंता हर प्रवासी भारतीय की होती है। अब है समाधान, ओमसोर्ग एल्डर एंड डिसेबिलिटी केयर। हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3.5 सालों से इंडियाज रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं और अब भारत में भी हमारी खुद की शाखाएं हैं। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ और जम्मू में भरोसेमंद होम केयर सेवा। और अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप हमें सीधे ऑस्ट्रेलिया में संपर्क कर सकते हैं। भारत में संपर्क करें अंकित से 8448-381-360 और ऑस्ट्रेलिया में शिवानी से 0470-631-801। ओम सोर्ग, जब देखभाल भरोसे से। ये था हमारे स्पॉन्सर का संदेश। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। टपकती दोपहर सी लड़के की लहर सी, मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को। फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली बार, सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौधारी में बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं।
बाजी शाम के बाद चक्का चक चक्का चक है तू हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं हाय चक्का चक चक्का चक है तू हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं अंबती दोपहरी सी लड़की की लहरी सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को फूलों वाली डाली भी हो चम्मा भी हो गाली भी हो बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात हुई चौधारी में बरसात कौन वहाँ था किसके साथ हाय चक्का चक चक्का चक है तू हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं मेरे वाला तू हाय तेरे वाली मैं हाय चक्का चक चक्का चक है तू हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं मेरे वाला तू हाय तेरे वाली मैं भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, कल जो हिंदी दिवस कंपटीशन हुआ था इलासा के माध्यम से रेखा राजवंशी जी ने इसका आयोजन किया था, उसका रिजल्ट भी पढ़ना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार हमने ये प्रतियोगिता अनाउंस की थी दर्पण रेडियो पे। तो पहला प्राइज़ जो 5 से 8 वर्ष के बच्चों का था, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है आव्या कोहली को, पर्थ की हैं, 8 ईयर ओल्ड। सेकंड प्राइज़ मिला था अनन्य ठाकुर, मेलबर्न के हैं वो और 9 साल के। इसके अलावा सेकंड प्राइज़ में प्रहार जो सिडनी से हैं, 8 वर्ष के। और थर्ड प्राइज़ मिला था वृतांत गुप्ता, मेलबर्न के, 8 वर्ष के हैं ये। सेकंड जो ग्रुप था 9 to 13 इयर्स का, उसमें पहला प्राइज़ मिला था मायरा कुमार को जो सिडनी से हैं, 11 वर्ष की। सेकंड प्राइज़ मिला था ध्वनि जैन को, 8 वर्ष की, सिडनी से। थर्ड प्राइज़ मिला था लब कटारिया, सिडनी से, 12 वर्ष के। और कंसोलेशन प्राइज़ 2 मिला था, एक अर्जुन परदेसी को, 11 वर्ष के, कैनबरा से। और रूबी लिन जो भारतीय नहीं है फिर भी उन्होंने कंसोलेशन प्राइज़ जीता था, 12 वर्ष की, सिडनी से। तीसरी कैटेगरी थी 14 से 18 वर्ष की। पहला प्राइज़ मिला था शौनक चैटर्जी, मेलबर्न से। सेकंड प्राइज़ मिला था इप्शिता कुमार, सिडनी से। थर्ड प्राइज़ सिद्धि अग्रवाल, मेलबर्न से। कंसोलेशन प्राइज़ मिला था प्रांशु मिस्त्री, विक्टोरिया, उनको मिला था ये कंसोलेशन प्राइज़। सबसे एक और कैटेगरी थी स्टोरी टेलिंग एंड कहानी वाचन, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था सुधांशु वचस्पति, कैनबरा से। सेकंड प्राइज़ किशोर नागरानी, कैनबरा से। थर्ड प्राइज़ विपिन गांडकर, मेलबर्न से। और कंसोलेशन प्राइज़ मिला था नमिता मिठानी, सिडनी से।
तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सबने बहुत अच्छे से कविता पढ़ी थी। बहुत ही आनंद आया कविताएं और कहानी सुनकर। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप सब बार बार कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे है हिंदी, तो ये संभव हो सकता है कि हिंदी पहले नंबर पे चली जाए। आप क्या सोचते हैं? आप लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं पहले इस पे। कोई भी इस प्रश्न को ले जिस सकता है। तरह से सफर जारी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी ही हिंदी भी वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि संस्कृत को भी एक वैज्ञानिक भाषा का रूप दिया गया और सब जानते हैं संस्कृत से ही निकली है हमारी हिंदी। तो लोगों को उत्सुकता बढ़ती है, काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं देखता हूँ भावना के पास भी जितने भी 1-on-1 स्टूडेंट्स आते हैं हिंदी पढ़ने, हिंदी भाषी, वो सब उन सब के रीजंस बड़े अलग अलग होते हैं। वो चाहते हैं कि हम संस्कृति सीखना चाहते हैं, कुछ लोगों का कोई पार्टनर होते हैं इसलिए वो सीखना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का जो कहना है वो यही है कि हम वहाँ का जो अपने शास्त्र हैं या कुछ चीज़ें हैं उनका अनुवाद जो हो चुका है, ठीक है संस्कृत तो इतनी आसान नहीं होगी उनके लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदी के जरिए हम वहाँ तक पहुँचें। अच्छा, तो हाँ, बिल्कुल। तो भावना जी, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या उनमें आपको विदेशी भी नजर आते हैं आपकी जो लोग सीखना है? जी ऋचा जी, मेरे पास सारे ही स्टूडेंट विदेशी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ क्योंकि भारतीय मूल के या भारतीय मूल के नहीं होते हैं ज्यादातर। अच्छा। हाँ जी, जैसे यूके से हैं, यूएस से हैं, तो उनका ये रहता है कि वो खुद विदेशी हैं पर उनके पार्टनर जो है वो भारतीय हैं। हाँ। तो उनको जब भारत जाना होता है उनके साथ, तो वो उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। जी जी, क्योंकि किस तरह से वो चाहते हैं कि सब बात कर रहे हैं तो वो भी बात करें, तो वो कन्वर्सेशन क्लासेस मेरी ज्यादा होती हैं। जी जी, कि कहीं जाएं तो उनको ये ना लगे कि हम अलग से हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो सब वो उस भाषा को सीखना चाहते हैं जिससे कि वो सब मिलजुल के ऐसा फील करे कि हाँ हम इसी देश में हैं। बहुत बढ़िया। और ये बात है कि पुष्पा जी से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे लोग इतना रिच है हमारा हिंदी ना, जो भाषा है, तो लोग उसको समझना चाहते हैं, बिल्कुल एंजॉय तो करते ही हैं, तो समझना भी जो है वो क्लिष्ट भी हमने बनाई है जी, क्योंकि हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं बहुत क्लिष्ट हैं जी, और बोल बोल के कि संस्कृत क्लिष्ट है, हाँ। उसी से जो शब्द लिए वो हिंदी में कठिन वाले ले लिए, तो लोगों को वो कुछ समझ नहीं आते। लेकिन हमें क्लिष्ट शब्दों को भी लोगों को प्रयोग में लाना चाहिए। और अगर हम लाना चाहिए, अरे नहीं आएगा समझ में तो पूछेगा ना, अर्थ पूछेगा ना उसका, तो इसी बहाने एक और अर्थ आएगा ना उसको। बिल्कुल, तो पूछना चाहिए, बताना चाहिए। मैंने तो एक बार एक कविता लिखी थी गंगा की गुहार में, तो उसमें उच्छिष्ट और अवशिष्ट शब्द का मैंने प्रयोग किया। अच्छा, तो मेरी प्रिंसिपल ने बोला, कहने लगे कि ये 2 शब्द आप हटा दीजिए इसमें से। अच्छा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, बहुत क्योंकि वो एनुअल डे में जा रही थी कविता। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, जिसको नहीं अर्थ आएगा वो पूछेगा ना एक बार, इसी बहाने वो 2 शब्द और नहीं सीखेगा। बिल्कुल, इसी बहाने उसको 2 नए शब्द सीखने को मिलेंगे। इसलिए वो भी उसको आना चाहिए जो कठिन शब्द हैं। तो कठिन शब्दों का समावेश होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ फिर हमारा स्तर नीचे हो जाएगा ना। जो हम साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, विश्व पटल की आप बात कर रहे हो, वाकई में हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये जाएगा विश्व पटल पे। आपको लगता है नंबर 1 पे आ सकती है? बिल्कुल आएगा, नंबर 2 पे तो कम से कम डिजर्व करता है। बिल्कुल आएगा, डिजर्व तो 1 पे करता है, लेकिन क्योंकि करता है और ये आएगा क्योंकि विश्व में इसकी बहुत ख्याति बढ़ रही है जी, बहुत ज्यादा इसको आगे पहचान मिल रही है संस्कृत के माध्यम से, क्योंकि नासा ने संस्कृत को एक सिद्ध भाषा घोषित किया है। क्योंकि जो भी वो अंतरिक्ष में मैसेज भेजते थे, उनके और भाषाओं में मैसेज भेजने से वो उल्टे सीधे हो जाते थे। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है, उसके शब्दों को आप आगे पीछे भी रख देंगे तो अर्थ वही निकलेगा जो आप कहना चाहते हैं। रामः गच्छति, गच्छति रामः, दोनों का एक ही अर्थ है। राम जाता है, राम जाता है, दोनों का अर्थ
उल्टा सीधा, लेकिन विभक्ति आपकी सही होनी जी। चाहिए। तो उन्होंने जो नासा के माध्यम से उन्होंने अंतरिक्ष में जो मैसेज भेजा, वो मैसेज उनका बिल्कुल वही आया जो उनको चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसको सिद्ध भाषा किया है। और 2035 में उनके कंप्यूटर तैयार हो रहे हैं जो संस्कृत से संबंधित है, वो आपके सामने आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात, सिद्ध भाषा पुष्पा जी कहती है। गुंजन, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बच्चों से भी अपने ना कभी कभी ऐसे ही कुछ क्लिष्ट शब्द छोड़ देती हूँ, वो कहते हैं मम ये क्या बोला, तो फिर उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। गुंजन, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है ऋचा, जैसा कि तुमको पता है कि खाली भाषा ही नहीं, संगीत में भी रुचि है जी। तो मुझे लगता है एक संगीत को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करना बहुत बड़ा माध्यम है संगीत, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है संगीत जी। और उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी हिंदी भाषी जो हमारी सिनेमा है जी, वो इतना पॉपुलर है पूरे विश्व में। अभी तो कांस फिल्म फेस्टिवल चाहे ऑस्कर्स हो, हर जगह हिंदी की मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। तो आई थिंक सिनेमा और संगीत के माध्यम से भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं हम लोग। और कोई ऐसा मुझे लगता है कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि हिंदी जो है वो और आगे ना बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम लोग नहीं। और कितने सारे हिंदी भाषी लोग अब विदेशों में रहने लगे हैं जी। तो जब वो जाते हैं विदेश तो अपनी भाषा और संस्कृति साथ में लेके जाते हैं। बहुत अच्छी तो बात। हम लोग तो एम्बेसडर्स हैं हिंदी के एक विदेशी परिप्रेक्ष्य में जी। तो हम लोग को तो हमेशा उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते रहना और जो चाहिए। आपने गीतों की बात कही है, मैं इसमें नृत्य को भी जोड़ना चाहूँगी। और मेरा पर्सनल अनुभव ये है श्रोताओं की, मेरी बेटी जो है वो कथक सीखती है और मैंने नोटिस किया कि कथक में जो बोल हैं और जो गीत होते हैं जिन पर नृत्य होता है तो ज़्यादातर इतने क्लिष्ट होते हैं, है ना, उसके जो टुकड़े होते हैं। हाँ, और सुनती है वो उनको उन गीतों को और काफी कुछ नहीं याद भी हो जाता है। बिल्कुल सही हाँ, तो एक दिन वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या क्या शब्द हैं, तो मैंने कहा ये भी एक साधन है कि आपकी भाषा को। तो चलिए, समय हमेशा कम हो जाए। गुंजन, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस हम यही कह रहे थे कि ये सारे माध्यम हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के। तो खाली साहित्यिक हिंदी या बोलचाल की हिंदी वो सब तो है ही, क्योंकि वो भाषा से ही जुड़ी हुई है, पर सांस्कृतिक जो माध्यम है उनको भी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सच। तो चलिए, समय हमेशा कम हो जाता है, लेकिन जाते जाते मैं संक्षेप में आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो है आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ के जा रहे हैं। एक प्रश्न मैं आप सबको देती हूँ कि यदि आपको 3 शब्दों में हिंदी साहित्य को परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे? तो किससे शुरुआत की जाए? और जो भी आप कहना चाहें जाते जाते हमारे श्रोताओं को ज़रूर उसमें ऐड कीजिए। तो पुष्पा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हिंदी जगत की बिंदी। क्या बात है, हिंदी जगत की बिंदी। और मैं चाहती हूँ एक कविता में पढ़ूं और प्रकृति से संबंधित है, और जैसा कि सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, श्रृंगार तो मैं बहुत कम लिखती हूँ जी। तो ये कविता उस किस विधा में आप ज्यादा लिखते हैं पुष्पा मैं जी? भी नेचर के लिए, प्रकृति के लिए जी, उसके लिए लिखती हूँ जी। तो ये कविता उस समय की है मेरे लिए। 59 यानी कि 59 लोग, हिंदुस्तान के 59 लोगों को मैग्सेसे से अवार्ड मिला है। अच्छा। उसमें से एक है चंडी प्रसाद भट्ट जी। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि यूके ने एक बार मांगा कि ये 59 लोगों के ऊपर कविता का संग्रह आना चाहिए। अच्छा। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया कि उन पर कविता आप लिखेंगे। अच्छा। और उन्होंने ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अच्छा। सुंदरलाल बहुगुणा बाद में आए जी। और फिर उसके आपके बाद पास तो इतना ज्ञान है पुष्पा जी कि एक पूरा कार्यक्रम आप पर होना चाहिए। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के ऊपर जब मुझे कविता लिखने के लिए मिला तो मैंने, क्योंकि उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था और पर्यावरणविद हैं, वो बहुत समर्पित है पर्यावरण के लिए, तो उनके अंतर मन को मैंने सोचा कि मैं किस प्रकार प्रयोग में लाऊं। और ये कविता ने यूके में अवार्ड दिया मुझे। ये यूके से अवार्ड मिला मुझे इसके लिए। तो मैं आज आपको वो कविता सुनाना चाहूंगी जी। तो यहाँ पर मैंने 3 रूप लिए हैं पर्यावरण के जी। 3 रूपों में पहला लिया है मैंने तरु यानी कि वृक्ष, दूसरा थोड़ा लिया हमें जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। दूसरा नदी, तीसरा मैंने लिया है
पर्वत। जी। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। जी। तरु जब कटता था, तरु जब जब कटता था, तिल तिल बटता था, फल फूल मकरंद गंध शाखाएं करती क्रंदन, पत्रों में होता स्पंदन, काटो इसे काटो, बरबर मानव यही कहता था, यही रटता था, दिन प्रतिदिन देख तरुच्छेदन, चंडी जी का हृदय फटता था, प्रकृति में जाटता था। ओहो, क्या बात। वो सरिता जो कल कल बहती जाती थी, वो सरिता जो कल कल बहती जाती थी, जल नहीं अब वो अश्रु बहाती थी। ओह, जल नहीं अब वो अश्रु बहाती थी, उच्छिष्ट अवशिष्ट से तेरे रे मानव अपवित्र हुई जाती थी, देव अर्घ्य हो या अतृप्त मलिन जलपान कराती थी, मलिन जलपान कराती थी। दिन प्रतिदिन जल स्तर उसका घटता था, दिन प्रतिदिन जल स्तर उसका घटता था, देख यही चंडी जी का हृदय फटता था, प्रकृति पे जा अटता था। वाह। तपस्वी सा वो गिरी भी दरकता था, तपस्वी सा वो गिरी भी दरकता था, गर्भ में बारूद जब उसके सरकता था, खंड खंड बिखरता था, तब न किसी से बिफरता था, पथ में बटता था, पगों से जा सटता था, गरजता था, जलजला आएगा धरा दहलाएगा। जी। जलजला आएगा धरा दहलाएगा, दिन प्रतिदिन सुन उसका गर्जन तर्जन, चंडी जी का हृदय फटता था। वाह वाह। प्रकृति पे जाटता था, देख दुर्दशा पर्यावरण की, देख दुर्दशा पर्यावरण की, चंडी जी ने चंडी रूप धरा। अच्छा। वन प्रकृति मित्र जग में फूलों सा इत्र भरा, सुफल हुए सुकाज पर्यावरण विद कहलाए, पास सम्मान मैक्से से विश्व पटल पर तिरंगा फहराए। क्या लिखा पास है? सम्मान। वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर, हृदय विदारक थी लेकिन बहुत ही सुंदर लिखा। ये उनको मैंने सुनाई तो उन्होंने कहा आपने मेरा मन पढ़ लिया। जी। मैंने उनको तो क्विकली आप 3 शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे? मैं 3 शब्द में हिंदी जगत की बिंदी। अच्छा। या भामा के अनुसार तो अगर मैं कहूँगी, मैं संस्कृत से हूँ, तो शब्दार्थ हो सहित काव्य, शब्द अर्थ जिसमें हो वही काव्य। बहुत अच्छी बात जी। और उसके अलावा मैं आपको दूंगी शब्द अर्थ भाव। अच्छा। उसके अलावा मैं दूंगी आपको काव्य सौंदर्य भावनाएं। 3 शब्दों के बहुत अच्छी बात। चलिए भावना जी, समय कम है और समय बहुत कम है, मैं सुपरफास्ट ट्रेन की तरह आप सब कुछ सुनाती हूं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जहाँ आपका प्रश्न है, मैं 3 शब्दों में कहना चाहूंगी। मेरा नाम खुद ही है भावना, यानी कि भावों से, और शब्द जरूरी हैं, और वातावरण जो उससे मैंने बात की थी। और बहुत सुपर फास्ट ट्रेन की तरह मैं एक अपनी कविता पढ़ देती हूँ, जो आपने कई बार मुझसे कहा है, माँ की खुशबू। जी। आपको जोड़ती हूँ। यहाँ जब पेरेंट्स आते हैं तब हम कैसा अनुभव करते हैं उनके जाने के बाद। जल्दी जल्दी पढ़ूंगी बहुत। आज एक अजीब सी बेचैनी थी मन में, आज एक अजीब सी बेचैनी थी मन में, जाने क्यों बार बार आज भटक रहा था मन, रह रह कर माँ क्यों याद आ रही थी, पिछले बरस ही तो आई थी, पिछले बरस ही तो आई थी मेरे पास, दिन भर जाने क्या क्या करती, दिन भर जाने क्या क्या करती, कभी खाली ही नहीं रहती, दिन भर जाने क्या क्या करती, कभी खाली ही नहीं रहती। जब मैं ऑफिस से आती खुल जाता हमारी यादों का पिटारा। जी। जब मैं ऑफिस से आती खुल जाता हमारी यादों का पिटारा, और रात ढले होले होले बंद होता, घर का हर कोना महकता रहता। जी। घर का हर कोना महकता रहता माँ की खुशबू से। बालकनी में जाते वक्त माँ का हाथ हिलाना, बालकनी में जाते वक्त माँ का हाथ हिलाना, आने से पहले यूं खड़े खड़े इंतजार करना। वाह। आने से पहले यूं खड़े खड़े इंतजार करना। आज मन दुखी है माँ को याद करता है, आज मन दुखी है माँ को याद करता है। मैं बैठी हूँ 7 समंदर पार, मैं बैठी हूँ 7 समंदर पार, ढूंढती हूँ उस खुशबू को, ढूंढती हूँ उस खुशबू को जो दब गई है कहीं धूल में, ढूंढती हूँ उस खुशबू को जो दब गई है कहीं धूल में। झाड़ती हूँ धूल और रख लेती हूँ खुशबू को सहेज कर, झाड़ती हूँ धूल और रख लेती हूँ खुशबू को सहेज कर। रसोई में खोजती हूँ कुछ डिब्बों में, रसोई में खोजती हूँ कुछ डिब्बों में, खुशी से बाँछें खिल जाती हैं माँ के हाथों से बने कचरी और पापड़ खाकर। वाह। माँ के हाथों से बने कचरी और पापड़ पाकर चूल्हे पर जल्दी जल्दी भूनती हूँ, जैसे जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। चूल्हे पर जल्दी जल्दी भूनती हूँ, तभी दिख जाती है माँ की पसंद वाली चाय, तभी दिख जाती है माँ की पसंद की चाय। उन्हीं की तरह बनाती हूँ छोटे से भगोने में खूब पका पका कर, क्योंकि मैं डिप वाली चाय पीती हूँ।
खूब पका पका कर अब बैठ जाती हूँ, चाय की चुस्की लेती हूँ, कचरी पापड़ खाती हूँ, पर जाने क्यों होठों तक आते ही सील जाती है कचरी। पर जाने क्यों होठों तक आते ही सील जाती है कचरी, और नमक भी जाने क्यों तेज सा हो जाता है। समझ ही गए होंगे, आंसू मिक्स हो जाते हैं। जाने नमक भी जाने क्यों तेज सा लगता है, कुछ सीली सीली, कुछ गीली गीली कचरी, चाय की चुस्की या फिर दबी दबी सिसकी, सूनी बालकनी, सूना घर, रसोई में बसी माँ के खाने की खुशबू आज भी है। रसोई में बसी माँ के खाने की खुशबू आज भी है, और आज भी है इंतजार अलगनी पर टंगे कपड़ों को तहाने का। आज भी शीशे पर चिपकी बिंदी को है इंतजार उन हाथों का, मेरी नन्ही चिरैया को इंतजार उन मीठी मीठी बातों का। मैं सब समेट कर माँ से मिलने के दिन लग जाती हूँ उंगलियों पर गिनने, और आज भी माँ की मेरी नन्ही चिड़िया को इंतजार उन मीठी मीठी बातों का। मैं सब यादों को समेट कर माँ से मिलने के दिन लग जाती हूँ उंगलियों पर गिनने। वाह वाह, शुक्रिया। आपने जो है यादें ताज़ा कर दी माँ की, और बहुत ही अच्छी इमोशनल कर दिया आपने भावना जी। बहुत लेकिन चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम गुंजन से पूछते हैं कि वो 3 से शब्द कौन से हैं आपके पास। हाँ, मैंने थोड़ा सा सोचा उसके बारे में, फिर मैंने सोचा एक तो साहित्य को कैसे मैं बताऊं कि मेरे वो 3 शब्द, पर फिर भी एक तो सामयिक है हमारा साहित्य जो यथार्थ का चित्रण करता है। जैसा कि मैंने बोला था पहले ही, प्रेमचंद जी की कहानियों से लेकर एकदम यथार्थ की बनाई हुई बहुत सारी फिल्म्स भी हैं जो कि हमारी तो वो सभी कुछ साहित्य का एक पार्ट है। फिर हमारा साहित्य, हिंदी साहित्य साहसी भी है जी, क्योंकि कल्पना जगत में खोने का साहस है। हर समय यथार्थ में नहीं रह सकते, कभी तो चाहिए ऐसा ना, ऐसी जगह जहाँ पे एक काल्पनिक जगत में खो जाओ जी। और दूसरा और तीसरा एक वृक्ष की छाया की तरह का है हमारा साहित्य, जो जीवन के राही का एक विश्राम गृह हमारा साहित्य है जी। तो ये मैंने सोचा कि ये 3 तरह हैं जिस तरह से मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी, और उसी जीवन के राही का एक विश्राम गृह। और भावना ने जिस तरह की कविता पढ़ी उसी तरह की सोच पर एक मैंने कविता लिखी थी जब कोविड-19 यहाँ पे हुआ था जी। जब हम सभी यहाँ पे अटके हुए थे और घर नहीं जा सकते थे और घर से भी कोई नहीं आ सकता था यहाँ पे जी। तो एक छोटी सी कविता है उस समय जो मैंने लिखी थी, जो मेरी भावनाओं को व्यक्त करती है। भावना हर जगह ही छाई है, सबके शब्दों में और सबके दिलों में। जो इंग्लिश के बड़े राइटर थे शेली, उन्होंने एक बार कहा था, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस द सैडेस्ट थॉट्स। वाह। तो भावना जो है मन की अच्छी बुरी कल्पनाएं वो सब व्यक्त करने की ही एक जो तरीका है वो कविता है। जल्दी से आप पढ़िए अपनी कविता। उस आसमान के चांद का एक टुकड़ा याद आ गया जिसकी सियाही में दूर दीप जगमगाते थे, और खामोश हुई रात के सन्नाटे में जुगनू झिलमिलाती हुई बारात लिए आते थे। वो चांद, वो रात, वो जुगनू बहुत दूर कहीं मेरे आने की राह तका करते हैं, पूछते हैं अब कब तलक आ पाओगे, चांद के ढलने से पहले आ पाओगे, सूरज की किरण उगने से पहले क्या आ पाओगे, मौसमों के बदलते वक्त तक आ पाओगे। क्या बात। किसने रोका है तुम्हें, क्यों पहले ऐसी बात नहीं, तुम अपने आप से दूर, सबसे दूर चले क्यों गए, और जहाँ पे हो वो भी तुम्हारा अपना नहीं। अजीब बात है ना, अपने तो खुद आप बनते हैं, बनाए जाते नहीं, बने बनाए मिलते हैं। वो कभी कहते नहीं हम तुम्हारे अपने हैं, बाहें फैलाए बस उस पार खड़े मिलते हैं। वहीं उसी जगह जहाँ उन्हें छोड़ा था, वहीं उसी जगह चांद का वो टुकड़ा था जिसकी सियाही में दूर दीप जगमगाते थे, और खामोश हुई रात के सन्नाटे में जुगनू झिलमिलाती हुई बारात लिए आती। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर वर्णन, धन्यवाद। और चलिए प्रगीत जी की तरफ बढ़ते हैं। आप कौन से 3 शब्द दे रहे हैं प्रगीत जी? मैं सीधे 3 शब्द, उसके बाद अपना एक रचना प्रस्तुत करूंगा। तो 3 शब्दों में सबसे पहले आता है मिठास जी, जो हिंदी की पहचान है जी। दूसरा मैं कहता हूँ मधुर रिश्ते बनाना, जो भाषा से हम रिश्ते बना पाते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल। और तीसरी है ऊंची उड़ान,
क्योंकि जो उड़ान आप भी चाह रहे हैं पहले उसमें आया, और हमने भी एक प्रयास किया था पिताश्री की एक नवगीत संग्रह को इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया, लेकिन साथ में हिंदी भी उसमें रखी कि जब भी जिसके हाथ में जाएगा तो वो हिंदी भी जरूर देखेंगे इंग्लिश के साथ साथ। हाँ, पुष्पा जी यही कह रही थी कि दोनों भाव भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक प्रयास था, और मैं भी समय की कमी है तो जी मैं सीधा अपने उसके गजल के कुछ शेर रखता हूँ आपके साथ कि तुम संग हर पल मीठा मीठा रहता है, तुम संग हर पल मीठा मीठा रहता है, तुम बिन कितना फीका फीका रहता है। ये हिंदी भाषा के शब्दों को मैंने देखिए प्रयास किया है कि दो में से जब एक को चुनना पड़ता है, ऐसे में दिल आधा आधा रहता है। और एक रास्ते से ज्यादा लोग गुजरते हैं, एक रास्ता कुछ तन्हा तन्हा रहता है, और रिश्तों का मतलब वो क्या ही जानेंगे, रिश्तों का मतलब वो क्या ही जानेंगे जिनके दिल में पैसा पैसा रहता है। वाह, बहुत अच्छी बात। उनकी यादों का सूरज जब उगता है पूरा दिन फिर अच्छा अच्छा रहता है, और जिस कमरे में हम यादों को रखते हैं वो ही कमरा फैला फैला रहता है। और आखिरी शेर है कि सुबह जब भी खाली पेट निकलते हैं, आप देखिएगा आप सबसे जरूर जुड़ा होगा ये चीज कि सुबह जब भी खाली पेट निकलते हैं पूरा दिन ये भूखा भूखा रहता है, फिर नहीं मिलता यदि सुबह आप भूल जाए। सही बात। तो ये एक मेरा प्रयास बहुत ही सुंदर बात कही आपने। भूखा वहीं पड़े सूखा। जी, बहुत ही सुंदर बात। और देखिए समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भावना जी, प्रगीत जी, पुष्पा जी और गुंजन जी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार कि आप आए। आगे भी जुड़े रहिएगा और हिंदी की बातें तो होती ही रहेंगी। आपका भी बहुत बहुत और सुनील जी आपका भी, आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद रिचा। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आपको बता दूं आज की पहेली का उत्तर था भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो हिंदी के पितामह जाने जाते हैं। आप सभी ने जवाब दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल फाइल्स की टिकट तो हम नहीं दे पा रहे क्योंकि वो उतर गई है सिनेमाघरों से, लेकिन फिल्म के 2 टिकट आपको ज़रूर दिए जाएंगे। आपका नाम चुना जाएगा और 2 नाम जो भी नाम उसमें आएगा, एक नाम सुनील जी हैं, वो जो है उन तक संदेश पहुंचा दिया जाएगा कि कैसे टिकट प्राप्त करें। तो धन्यवाद आप सभी का। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं और किस तरह के प्रोग्राम चाहते हैं। आज आपकी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।
प्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी, मधुर प्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, प्यार की भाषा हिंदी। हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पाणी का सर, हिंदी का अक्षर अक्षर है